हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम ब्लड अर्थात रक्त के बारे में अध्ययन करेंगे। रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है तथा ऑक्सीजनेटेड ब्लड अर्थात ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन होती है वह मेटेलिक रेड कलर का होता है, जबकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डार्क रेड कलर का होता है। ये हल्का सा क्षारीय तरल होता है और इसकी पीएच लगभग 7.36 से 7.45 होती है। इसकी एक विशिष्ट गंध होती है तथा ये स्वाद में सॉल्टी होता है। रक्त शरीर का लगभग 8% भार बनाता है और एक 70 किलोग्राम के मनुष्य के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है। रक्त की स्पेसिफिक ग्रेविटी अर्थात विशिष्ट गुरुत्व 1.050 से 1.060 होता है, अर्थात ये जल से लगभग 5 गुना अधिक विस्कस या शान होता है। हम इसके कंपोजिशन की बात करें, अगर संगठन की बात करें तो इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि इसमें रक्त के डिफरेंट कंपोनेंट दिए गए हैं। मेनली हम रक्त को तरल और रक्त कणिकाओं दो भागों में डिवाइड करते हैं। तो उसका तरल भाग होता है वो प्लाज्मा कहलाता है, जो कि लगभग 55% भाग होता है रक्त का, और दूसरा जो भाग है वो है रक्त कणिकाएँ, जो कि लगभग 45% भाग बनाते हैं रक्त का। प्लाज्मा के बारे में भी आगे अध्ययन करेंगे। प्लाज्मा आगे हम इसको एनालाइज करें तो ये जल और सॉलिड पदार्थ का बना होता है। रक्त कणिकाओं की हम बात करें तो उसमें आरबीसी अर्थात लाल रक्त कणिकाएँ, डब्ल्यूबीसी अर्थात श्वेत रक्त कणिकाएँ और ब्लड प्लेटलेट्स ये पाए जाते हैं। ल्यूकोसाइट अर्थात डब्ल्यूबीसी या श्वेत रक्त कणिकाएँ आगे कणिकीय और अकणिकीय प्रकार की होती है, और कणिकीय प्रकार की कणिकीय जो डब्ल्यूबीसी होती है वो भी आगे 3 प्रकार की होती है, एसिडोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। और अकणिकीय अर्थात अग्रेनुलर डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार की होती है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। अब हम सबसे पहले प्लाज्मा की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया भी कि प्लाज्मा लगभग 55% भाग बनाता है रक्त का। ये नॉन लिविंग और कलरहीन रंगहीन तरल होता है। इसका लगभग 91 से 92% भाग जल से बना होता है, जबकि 8 से 9% भाग सॉलिड होता है। और सॉलिड्स 2 प्रकार के होते हैं, एक तो अकार्बनिक या इनऑर्गेनिक जो कि लगभग 0.9% भाग बनाते हैं, और दूसरा ऑर्गेनिक जो कि 8% भाग बनाते हैं। ऑर्गेनिक घटक की हम बात करें, प्लाज्मा के ऑर्गेनिक घटक की, कार्बनिक घटक की, तो उसमें प्रोटीन्स, हार्मोन्स, ग्लूकोज, एंजाइम्स, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, न्यूट्रिएंट्स आदि पाए जाते हैं। हम प्रोटीन्स की बात करें प्लाज्मा प्रोटीन की तो 6 से 8% भाग बनाते हैं प्लाज्मा का, और लगभग 200 से 300 ग्राम प्रोटीन्स प्लाज्मा में पाया जाता है। प्लाज्मा का जो रक्त में कार्य होता है वो होता है ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाए रखना कैपिलरीज के वॉल के अक्रॉस, और ये रक्त को विस्कोसिटी प्रदान करता है। अब प्रोटीन्स की हम बात करें तो इसमें एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन ये मुख्य प्रोटीन्स पाए जाते हैं। एल्बुमिन लगभग 4.7% भाग बनाता है, जो कि सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है प्लाज्मा का। इसका मोलिकुलर वेट लगभग 69,000 डी होता है। इसका संश्लेषण लीवर में होता है और ये टेम्परेचर बढ़ने पर क्लोट हो जाता है, स्कंदित हो जाता है। दूसरा प्रकार का जो प्रोटीन है प्लाज्मा में पाया जाता है वो है ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन लगभग 1.5% भाग बनाता है प्लाज्मा का, और इसका मोलिकुलर वेट लगभग 90,000 से 13 लाख के आसपास इसका मोलिकुलर वेट होता है। ये जल में घुलनशील होता है और टेम्परेचर बढ़ने के साथ इसमें क्लोटिंग नहीं पाई जाती है।
जो ग्लोबुलिन होते हैं वो आगे अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन और गामा ग्लोबुलिन प्रकार के होते हैं। तीसरा जो इम्पोर्टेंट प्रोटीन है प्लाज्मा का वो है फाइब्रिनोजन, जो कि लगभग 0.3% भाग बनाता है। ये ग्लाइकोप्रोटीन्स है तथा इसकी जो प्रकृति है वो ग्लोबुलिन के समान होती है। इसका जो मोलिकुलर वेट है आणविक भार वो होता है लगभग 3,40,000 और इसका निर्माण लीवर में होता है और इसका जो रोल होता है वो ब्लड प्रोटीन में अर्थात रक्त के स्कंदन में होता है। उसके अलावा एक और महत्वपूर्ण जो प्रोटीन है प्लाज्मा में पाया जाने वाला वो है प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन लगभग 0.4% भाग बनाता है प्लाज्मा का और ये लीवर में बनता है तथा क्लोटिंग के समय फैक्टर 2 के रूप में कार्य करता है। अब प्रोटीन्स जो होते हैं एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, इनके अलावा प्लाज्मा में न्यूट्रिएंट मटेरियल भी पाए जाते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट, अन्य प्रोटीन या एमिनो एसिड्स, फैट, ग्लूकोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, विटामिन्स आदि के रूप में होते हैं। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिक वेस्ट प्रोडक्ट भी होते हैं जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिन, क्रिएटिनिन, अमोनिया, जिनका कि निर्माण, इन सब का निर्माण लीवर में होता है। इसके अलावा कुछ हार्मोन्स भी होते हैं रक्त प्लाज्मा में घुले हुए और कुछ एंटीबॉडीज़ भी होती है जो कि स्प्लीन और लिम्फ ग्लैंड में बनती है। ये तो है इम्पोर्टेंट कार्बनिक घटक प्लाज्मा के। और इनऑर्गेनिक घटक की हम बात करें तो उनमें मिनरल साल्ट होते हैं जो कि 0.91% के आसपास इसका भाग बनाते हैं। इनमें जो महत्वपूर्ण होते हैं मिनरल साल्ट में वो है सोडियम क्लोराइड जो कि मैक्सिमम होता है। इसके अलावा सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, फॉस्फेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन आदि इसमें पाए जाते हैं। मिनरल साल्ट्स के अलावा प्लाज्मा में कुछ गैसेस भी घुले होती है जैसे O2, CO2 और नाइट्रोजन एट्सेट्रा। प्लाज्मा के बाद हम बात करते हैं रक्त कणिकाओं की अर्थात ब्लड कॉर्पसल्स की। तो हमने इस चार्ट में देख रहे हैं कि WBC, RBC और प्लेटलेट ये रक्त कणिकाएँ रक्त में पाई जाती है। सबसे पहले हम RBC की बात करते हैं तो RBC को इरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाते हैं। ये लाल रक्त कणिकाएँ होती है। ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले इनको ऑब्जर्व किया था। ये लगभग सभी वर्टिब्रेट्स में पाई जाती है, कुछ को छोड़ के जैसे लेप्टोसिफिलस लार्वा जो ईल का होता है उनको छोड़ के। इसके शेप की हम बात करें तो ये ओवल, बाइकॉन्वेक्स और न्यूक्लिएटेड होती है वर्टिब्रेट्स में, जबकि मैमल्स में इसका स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट होता है। मैमल्स अर्थात स्तनधारियों में ये ओवल नहीं होती बल्कि सर्कुलर होती है, बाई कॉनकेव होती है अर्थात उभयावतल होती है और ये नॉन न्यूक्लिएटेड होती है अर्थात इनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। इसके जो अपरिपक्व रूप होते हैं उनमें ज़रूर न्यूक्लियस पाया जाता है, लेकिन जब परिपक्व जो RBC होती है मैमल्स की उसमें न्यूक्लियस नहीं पाए जाते हैं। इसके बाद है लामा और कैमल, इनमें ये RBC न्यूक्लिएटेड होती है और ओवल भी होती है। इसके साइज़ की हम बात करें RBC की तो जो मैक्सिमम साइज़ होता है वो एम्फीबिया में होता है वर्टिब्रेट में, और मैमल्स में जो मैक्सिमम साइज़ होता है वो होता है एलिफेंट में, और ह्यूमंस में लगभग इसका साइज़ होता है 7.5 to 8.5 माइक्रोन। संख्या की हम बात करें तो पुरुषों में लगभग 50 लाख से 55 लाख पर क्यूबिक mm इनकी संख्या होती है, जबकि महिलाओं में 45 लाख से 50 लाख पर क्यूबिक mm इसकी संख्या होती है। इनका जो सिंगल अगर कॉर्पसल की बात करें तो येलो पेल होती है, लेकिन जब ये अधिक मात्रा में होती है तो रेड कलर की दिखाई देती है। ये चारों ओर से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो लिपोप्रोटीन की बनी होती है उसके द्वारा घिरी हुई होती है। इनमें न्यूक्लियस,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रियोल, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया जो एडवांस स्टेज होती है, मैच्योर स्टेज, उनमें नहीं पाए जाते हैं। ये सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होती है। लाइफ स्पैन की इसकी बात करें तो मनुष्यों में लगभग 120 दिन का इनका लाइफ स्पैन होता है। और जो इसके बाद में जो आरबीसी होती है वो लीवर में और स्प्लीन में इनको डिस्ट्रॉय किया जाता है। केमिकल कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो उसका जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर इसमें दिखाया गया है। हीमोग्लोबिन का जो मोलिकुलर वेट होता है वो लगभग 68,000 होता है। ये कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होता है जिसे क्रोमोप्रोटीन भी कहते हैं। ये ग्लोबिन और हीम दो भागों से बना होता है। ग्लोबिन जो भाग होता है वो प्रोटीन होता है और जो हीम होता है ये एक प्रोस्टेटिक ग्रुप होता है जो पोरफायरिन और आयरन से बना होता है। आप इसमें देख सकते हैं कि जो हीम का स्ट्रक्चर है वो यहाँ दिया गया है। और जो ग्लोबिन इसका प्रोटीन होता है वह 2 अल्फा और 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड से बना होता है। अर्थात इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन पाई जाती है, 2 अल्फा और 2 बीटा। और प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ एक हीम समूह जुड़ा रहता है। आरबीसी के बाद हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की, अर्थात श्वेतरक्त कणिकाओं की। श्वेतरक्त कणिकाएँ अनियमित आकार की होती है। ये कलरलेस होती है, रंगहीन होती है, इसलिए इनको ल्यूकोसाइट कहते हैं। और कुछ प्रकार की जो श्वेतरक्त कणिकाएँ होती है वो बैक्टीरिया को एंगल्फ करती है, इसलिए इनको फेगोसाइट्स भी बोलते हैं। ए ग्रेनुलर अर्थात अकणिकीय श्वेतरक्त कणिकाएँ होती हैं, इनका निर्माण स्प्लीन में, लिम्फ नोड में, टॉन्सिल मादी जगह होता है। और जो ग्रेनुलर अर्थात कणिकीय ल्यूकोसाइट होती है वो अस्थि मज्जा में बनती है। इनके स्ट्रक्चर की हम बात करें तो इनमें सेंट्रियोल और न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। लेकिन जो मैच्योर जो सेल्स होती है डब्ल्यूबीसी वो डिवाइड नहीं होती है। संख्या की हम बात करें तो लगभग एक 6,000 से 10,000 तक, अर्थात एवरेज 7,000 हम मान सकते हैं पर क्यूबिक mm इनकी संख्या होती है। बच्चों में इनकी संख्या अधिक होती है। इनको हम आगे पहले ग्रेनुलर और एग्रेनुलर श्वेतरक्त कणिकाओं में डिवाइड कर सकते हैं। या स्ट्रक्चर में देख सकते हो आप, ग्रेनुलर और एग्रेनुलर श्वेतरक्त कणिकाओं में डिवाइड कर सकते हैं। और जो ग्रेनुलोसाइट होती है ग्रेनुलर, उनको आगे न्यूट्रोफिल, ईओसिनोफिल और बेसोफिल, यहाँ देख सकते हैं आप डायग्राम, न्यूट्रोफिल, ईओसिनोफिल और बेसोफिल 3 प्रकार में सब डिवाइडेड करते हैं। और जो एग्रेनुलर ल्यूकोसाइट होती है अर्थात अकणिकीय, उनको लिम्फोसाइट और मोनोसाइट 2 प्रकार में डिवाइड करते हैं। ग्रेनुलर ल्यूकोसाइट अर्थात कणिकीय श्वेतरक्त कणिकाओं की बात करें तो इनका निर्माण रेड बोन मेरो में होता है। और इनमें जो न्यूक्लियस होता है वो पालित होता है और ये टोटल आरबीसी के लगभग 75% भाग बनाती है। इनमें कुछ विशिष्ट ग्रेन्यूल्स अर्थात कणिकाएँ पाई जाती है। ये 3 प्रकार की होती है। पहली बात करते हैं न्यूट्रोफिल, ये जो कि 60 से 70% डब्ल्यूबीसी बनाती है और इनका लाइफ स्पैन लगभग 30 घंटे होता है। इनका डायमीटर जो होता है, व्यास वो लगभग 12 से 15 माइक्रोन होता है। और इनमें जो न्यूक्लियस होता है वो 2 से 5 लोब्स अर्थात पालियों से बना होता है, इसलिए इन्हें पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर न्यूक्लियोसाइड्स कहते हैं। ये एसिडिक और एल्कलाइन दोनों प्रकार के डाई जो होते हैं रंजक उसको एब्जॉर्ब करती है और तथा न्यूट्रल पर्पल कलर प्रोड्यूस करती है। लगभग 3% जो न्यूट्रोफिल्स होती है फीमेल्स की, उनमें सेक्स क्रोमोसोम
जो होता है वो न्यूक्लियर लोब से एक स्टॉक द्वारा अटैच होता है, जिसे ड्रम स्टिक क्रोमोसोम कहते हैं। इनमें अमीबॉइड मूवमेंट्स पाया जाता है। उनका कार्य, जो मुख्य कार्य होता है, वो शरीर को जो बैक्टीरिया होते हैं हार्मफुल, उनके अगेंस्ट बचाना। दूसरी प्रकार की जो डब्ल्यूबीसी होती है वो है इओसिनोफिल्स। इओसिनोफिल जो कि नॉन फेगोसाइटिक होती है तथा 1 से 4% डब्ल्यूबीसी बनाती है। इनका लाइफ स्पेन होता है वो 8 से 12 डेज होता है। उनका डायमीटर होता है व्यास वो 10 से 15 माइक्रोन होता है। इनमें जो न्यूक्लियस होता है उसमें 2 लोब पाए जाते हैं जो कि आपस में एक कनेक्ट होते हैं इस्थमस द्वारा। इनके फंक्शन की हम बात करें तो उनका जो फंक्शन होता है वो होता है डिटॉक्सिफिकेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटीन ऑफ टॉक्सिक टाइप। जो टॉक्सिक प्रकार के जो प्रोटीन होते हैं उनका डिटॉक्सिफिकेशन करना और उनको डिस्ट्रक्शन करना। इसके अलावा जो तीसरा टाइप है ग्रेनुलोसाइट का वो है बेसोफिल्स। ये भी नॉन फेगोसाइटिक होती है तथा टोटल डब्ल्यूबीसी का 0.5 to 4% भाग बनाती है। इनका लाइफ स्पेन 12 से 15 दिन होता है। उनका डायमीटर जो होता है वो 8 से 12 माइक्रोन होता है। इनमें जो न्यूक्लियस होता है वो लगभग एस शेप का होता है जो कि 2 से 3 लोब्स का बना होता है। इनमें जो साइटोप्लाज्मिक जो ग्रेन्यूल होते हैं वो एल्कलाइन या बेसिक डाई को एब्जॉर्ब करते हैं तथा डार्क ब्लू और पर्पल कलर से स्टेन होते हैं। इनके फंक्शन की बात करें तो ये एक्टिवली अमीबॉइड होती है और तथा छोटे पार्टिकल्स जैसे कार्बन आदि को ये इंजेस्ट कर सकती है। ग्रेनुलर ल्यूकोसाइट के बाद हम बात करते हैं एग्रेनुलर ल्यूकोसाइट, अर्थात अकणिकीय क्षेत्र कणिकाएँ, जो कि लगभग टोटल ल्यूकोसाइट का 25 से 30% भाग बनाती है। इनमें जो ग्रेन्यूल होते हैं वो नॉन स्पेसिफिक होते हैं या बहुत कम होते हैं और न्यूक्लियस जो इनका होता है वो गोलाकार या किडनी शेप का होता है। इनका निर्माण थाइमस, स्प्लीन या लिम्फ ग्लैंड में होता है। ये 2 प्रकार की होती है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट ये नॉन फेगोसाइटिक होती है, अर्थात ये फेगोसाइटोसिस नहीं करती है और ये लगभग 20 से 25% डब्ल्यूबीसी लिम्फोसाइट होती है। इनका जो डायमीटर होता है वो 8 से 16 माइक्रोन होता है तथा इनका साइटोप्लाज्म बेसोफिलिक होता है और ये लिम्फेटिक टिश्यू में बनती है। ये 2 प्रकार की होती है, तो स्मॉल लिम्फोसाइट जो कि 8 माइक्रोन डायमीटर की होती है, इनमें न्यूक्लियस बड़ा और स्फेरिकल होता है। दूसरा जो इसका प्रकार है लिम्फोसाइट का वो है लार्ज लिम्फोसाइट यानी बड़ी लिम्फोसाइट। इनका आकार बड़ा होता है, लगभग 12 माइक्रोन इनका डायमीटर होता है। इनमें जो न्यूक्लियस होता है वो सामान्यतः किडनी के शेप का होता है। इनके फंक्शन की हम बात करें लिम्फोसाइट की, तो ये जो लिम्फोसाइट जो होती है वह इम्यूनिटी से संबंधित होती है तथा बीटा व गामा ग्लोबुलिन का निर्माण करती है, अर्थात एंटीबॉडीज का निर्माण करती है। इसके अलावा ये जो घाव के बढ़ने को या इंजरी के ठीक होने में भी इनका रोल होता है। दूसरा जो प्रकार होता है एग्रेनुलर ल्यूकोसाइट का वो है मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स ये फेगोसाइटिक होती है और ये टोटल ल्यूकोसाइट या डब्ल्यूबीसी का 4 से 8% भाग बनाती है। ये सबसे बड़े साइज़ की डब्ल्यूबीसी होती है क्योंकि इनका जो आकार होता है वो 15 से 20 माइक्रोन डायमीटर होता है। इनमें जो न्यूक्लियस होता है वो एक साइड में पाया जाता है, अर्थात एक्सेंट्रिक होता है। ये रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में इनका निर्माण होता है तथा इनका जो कार्य होता है वो न्यूट्रोफिल का समान होता है। ये बहुत ही सक्रिय फेगोसाइटिक होती है और
ये फेगोसाइटिक का मतलब होता है कि ये जो पैथोजन होता है इनको अंतर्ग्रहित कर लेती है तथा ब्लड कैपिलरीज से बाहर जाके, और जो इसके अलावा ये जो टिश्यू का डेब्रिस होता है उसको भी ये नष्ट करने का कार्य करती है। डब्ल्यूबीसी के बाद जो तीसरे प्रकार की जो कणिकाएँ होती है वो होती है ब्लड प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। इनका जो शेप होता है वो ओवल अर्थात अंडाकार या राउंड या गोलाकार होता है। इनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है और इसका जो आकार होता है इनका वो 2 से 3 माइक्रोन होता है, अर्थात छोटे आकार की होती है। इनका लाइफ स्पेन जो होता है, जीवन काल, वो 2 से 3 दिन होता है और इनकी जो संख्या होती है वो लगभग 3 लाख पर क्यूबिक एमएम होती है। इनके फंक्शन की हम बात करें तो ये रक्त के स्कंदन अर्थात ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करती है और थ्रोम्बस फॉर्मेशन में इनका एक्टिव रोल होता है। इस प्रकार रक्त में जो तीनों प्रकार की जो कणिकाएँ पाई जाती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, इनका अलग अलग रोल होता है। प्लाज्मा का भी अपना संगठन होता है जिसमें जो अलग अलग प्रकार के जो प्रोटीन्स पाए जाते हैं वो भी रक्त को कुछ महत्वपूर्ण गुण प्रदान करते हैं और ये रक्त की सामान्य जो कंस्टिट्यूएंट या कॉम्पोजिशन इसी प्रकार का होता है।